अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हमने जो चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो क्विज कंडक्ट करा था इस चैप्टर का, उसके ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। सारे एमसीक्यूज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि जिसको भी जिस एमसीक्यू में भी प्रॉब्लम हो वो फिर रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन था आपका कि इफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक देन दो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने थे। और आई थिंक ये काफ़ी सिंपल सा एमसीक्यू था क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ वेरी insignificant and a very little change in price will cause infinite change in supply। तो बेसिकली जब ज़रा सी प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आ जाए तो हम उसको परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। और इसकी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। और उसको हम कैसे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। और हॉरिजॉन्टल क्यों बना रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली हम कहते हैं कि भाई जब आप कर्व को हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो अब आप इसमें देखें कि भाई जो प्राइस का चेंज है वो इतना इनसिग्निफिकेंट है कि वो आपको एक ही पॉइंट में मर्ज हो रहा है, उसको आप कर्व में दिखा भी नहीं सकते हो। और इतने ज़रा से चेंज पे जो सप्लाई का जो चेंज है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व बन रहा होता है जिसको हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और इसको इसके अंदर मैंने ये बात ऑब्जर्व करी थी कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बेसिकली क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है और जिसपे आप यहाँ पे अभी फिलहाल क्वांटिटी भी ले रहे होते हैं, क्वांटिटी एक्सिस भी हम इसको कहते हैं। तो क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल कर्व जब आप बनाते हो तो इसका पैरेलल बन रहा है तो इसको हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस भी कह रहे होते हैं। अच्छा जी, सेकंड एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट था और जिन्होंने इसका लेक्चर मिस कर दिया है तो वो जो है उसको सही से नहीं अटेम्प्ट कर पाए। When demand is inelastic or perfectly inelastic, then consumer surplus will be। बेसिकली जब आप डिमांड कर्व को इनइलास्टिक बनाते हैं तो इनइलास्टिक का मतलब ये है कि जो आपका डिमांड कर्व है वो कैसा बन रहा होता है, स्टीप बन रहा होता है, ठीक है ना। और हमने ये बात डिस्कस करी थी कि भाई जब आप कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस दिखाते हैं तो आप कर्व को वर्टिकल एक्सिस से ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह का हम डिमांड कर्व बनाएंगे, स्टीप बनाएंगे। तो ये आ गया आपका डिमांड कर्व। और सप्लाई कर्व को हम जस्ट लाइक अ रेगुलर सप्लाई कर्व बिल्कुल सिंपल सा बना रहे हैं। और इसके अंदर इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, ये आपकी प्राइस आ रही है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है वो प्रोड्यूसर सरप्लस से क्या है, ज्यादा है। कंज्यूमर सरप्लस का एरिया बड़ा आ रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया छोटा आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर लगाएंगे कि कंज्यूमर सरप्लस विल बी मोर देन प्रोड्यूसर, दोनों का बराबर नहीं आएगा, ठीक है जी। थर्ड एमसीक्यू ये था कि इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक देन, अब इसमें आपको ऑप्शन ऑप्शन बताने थे। तो इनइलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। और हमें पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब हम कह रहे हैं कि डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है, इसका मतलब है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से तो जो आंसर आता है वो लेस देन 1 आता है। इस वजह से इसका जो है वो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको हमेशा आप ऐसे देखें कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो आप इसको देखें कि इस तरीके से लिखा हुआ है, समझे, PED इज लेस देन 1, ठीक है ना। इसको ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो आपका आंसर उसमें गलत नहीं होगा, PED इज लेस देन 1। अच्छा, 4 है कि डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक देन कर्व इज। और ये अगेन एक सिंपल एमसीक्यू है कि जब परफेक्टली इनइलास्टिक का आप डिमांड दिखा रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, वो क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। चाहे प्राइस कुछ भी हो, डिमांड क्या रहेगी आपकी, यही रहेगी। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व बनता है, वर्टिकल बन रहा होता है। और क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल बना हुआ है, तो भाई इसका ये ऑप्शन डी और ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, फिफ्थ एमसीक्यू में वो कह रहे हैं कि डैश मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू अ चेंज इन इट्स प्राइस।
हम कौन सी इलास्टिसिटी के अंदर ये मेजर कर रहे होते हैं, सप्लाई की रिस्पॉन्सिवनेस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, के प्राइस के चेंज होने से सप्लाई कितना चेंज हो रही है। तो जब आप इसका नाम पढ़ेंगे तो नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ऑब्वियसली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही होगी, जिसमें आप प्राइस की रिस्पेक्ट से सप्लाई की रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे होंगे। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऐसा कोई हमने टाइप पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि इनकम का ताल्लुक जो है वो डिमांड के साथ होता है। तो हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूर पढ़ी है कि इनकम के चेंज होने से बायर्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन सप्लाई के अंदर हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। इसी तरीके से हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। ठीक है, सिक्स हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है, इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज। और ये मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने एक मेथड पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू मेथड, जिसमें हमने देखा था कि जब प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि जब इनइलास्टिक डिमांड होती है तो प्राइस का बढ़ाना जो है वो डिमांड को बहुत स्लाइड डिक्लाइन लाता है उसमें, जिसकी वजह से जो डिक्रीज है डिमांड, जो डिमांड में डिक्रीज आ रहा होता है उसका इफेक्ट ऑफसेट हो जाता है बाय द इंक्रीज इन प्राइस। और ओवरऑल जो नेट इफेक्ट आता है वो ये आता है कि रेवेन्यू बढ़ जाता है। इसको हमने काफी एग्जाम्पल से समझा था। जिनको याद नहीं है उसको उनको मैं क्विकली बता दूं कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और हमने कहा था कि भाई प्रॉब्लम ये है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो बेसिकली जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो सेल क्या है, कम हो जाती है। तो नेट इफेक्ट रेवेन्यू पे क्या पड़ेगा, ये क्या बात डिसाइड करेगी, ये बात डिसाइड करेगी कि प्राइस का बढ़ना, बढ़ने का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या डिमांड के कम होने का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रेवेन्यू पे उसी का इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली जब डिमांड इन इलास्टिक होती है तो जो हमने इन इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्योंकि जो प्राइस का परसेंटेज चेंज है वो इन इलास्टिक डिमांड के अंदर ग्रेटर देन डिमांड के परसेंटेज चेंज से होगा, तो जाहिर है नेट इफेक्ट क्या आएगा, जो भी प्राइस का चेंज होगा। तो क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो रेवेन्यू भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने इन इलास्टिक डिमांड के अंदर देखा था कि प्राइस और रेवेन्यू हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अब क्योंकि उसने दो ऑप्शन सेलेक्ट करने को बोला है तो एक इन इलास्टिक हो गया तो दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक ही हो सकता है। इलास्टिक तो नहीं, इलास्टिक के अंदर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। अच्छा, 7 भी रिलेटेड टू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस है कि अगर डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा। अच्छा, इसमें भी हम दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स के डिमांड को आप वर्टिकल बना रहे हैं और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक मीन्स के आप सप्लाई कर्व को हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं। बेसिकली प्रोड्यूसर सरप्लस हम उस एरिया को कहते हैं जो कि ये बता रहा होता है कि भाई सप्लाई कर्व आपको बताता है वो प्राइस, सप्लाई कर्व का दूसरा नाम क्या है, मिनिमम प्राइस कर्व। तो सप्लाई कर्व आपको क्या बताता है, वो मिनिमम प्राइस जो प्रोड्यूसर एक्सेप्ट करने को तैयार है। और इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस आपको बताती है कि एक्चुअल में प्रोड्यूसर ने क्या रिसीव करा। तो बेसिकली जब सप्लाई को आप हॉरिजॉन्टल बना देते हैं तो यही प्राइस लाइन हो गई और यही सप्लाई कर्व भी है। इसका मतलब है जो सप्लायर एक्सेप्ट करने को तैयार था उसी उसको बेसिकली मार्केट से भी वही रिसीव हुआ। तो अगर वो बोल रहा था कि बेसिकली अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट के 50 रुपए मिलते हैं तो मैं प्रोडक्ट अपनी बेच दूंगा, और उसको मार्केट में मिलते भी 50 रुपए हैं, तो सरप्लस तो कोई भी नहीं हुआ उसको, तो प्रोड्यूसर सरप्लस तो जीरो हो गया। जबकि डिमांड के सीन में आप देख लो कि जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप, इलास्टिसिटी तो जीरो है और स्लोप क्या है, इनफाइनाइट स्लोप है। यानी जो डिमांड कर्व जो आपको पता तो लग रहा है कि भाई ये एरिया कंज्यूमर सरप्लस का है, लेकिन आप देखें ये एरिया कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं आ रहा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं आ रही है, ये इनफाइनाइट एरिया आपके पास आ रहा है। तो इसका ऑप्शन एक तो बी करेक्ट था। और अगर दो ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास आए पेपर में तो आप सी ऑप्शन भी इसमें लगाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस ऑब्वियसली मोर देन प्रोड्यूसर सरप्लस है। अच्छा, 8 एमसीक्यू हमने देखा था, ये था कि इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। पॉजिटिव कब होती है, जब नॉर्मल गुड हो। पॉजिटिव कब होती है, जब हम कहते हैं इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
इनकम बढ़ रही है, हमने डिमांड भी बढ़ा दी, इनकम कम हो रही है, हमने डिमांड कम कर दी। नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्योंकि इनकम के बढ़ने कम होने से हमारी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आता है। तो पॉजिटिव, अगर वो सिर्फ इतना पूछे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज पॉजिटिव, ठीक है ना, देन द गुड विल बी, तो आप बोलोगे नॉर्मल गुड है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है इनकम का डिमांड के साथ। लेकिन वो बोल रहे हैं पॉजिटिव के साथ साथ लेस देन वन है, उसने लेस देन जीरो नहीं बोला। अगर लेस देन जीरो होता तो यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखता, वो फिर वो नेगेटिव हो जाता। और नेगेटिव के केस में तो गुड क्या होगा, इन्फीरियर होगा, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स का इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन वो कह रहे हैं पॉजिटिव बट लेस देन वन, या यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव बट मोर देन वन। तो हमने इस बारे में डिस्कशन करी थी कि जो आपके नॉर्मल गुड्स हैं उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक आ जाता है नेसेसिटी, दूसरा आ जाता है लग्जरी। लग्जरी गुड्स का इनकम के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, क्योंकि जब हमारी इनकम कम होती है तो हम सबसे पहले लग्जरी गुड्स की डिमांड को कट डाउन करते हैं। इनकम बढ़ती है तो क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज तो और पहले से ही आपकी फुलफिल हो रही होती हैं, तो आप लग्जरी की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली लग्जरी की जो डिमांड है वो इनकम के साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, जबकि बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, क्योंकि आपकी इनकम कम भी होगी तो बेसिक नेसेसिटीज की तो आप डिमांड करेंगे। तो बेसिक नेसेसिटीज के अंदर अंदर जो आंसर आ रहा होता है वो लेस देन वन आ रहा होता है, क्योंकि उसकी इतनी इनकम के साथ रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। तो अगर आपके पास लेस देन वन आ रहा है तो बेसिक नेसेसिटीज है, मोर देन वन आ रहा है तो लग्जरीज है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर ये नाइन्थ एमसीक्यू था, इंक्रीज इन प्राइस इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये वही है कि अगर प्राइस का चेंज जो है वो सप्लाई के चेंज से ज्यादा है, यानी प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई में चेंज आ रहा है वो उससे कम आ रहा है, यही मतलब है ना, यानी प्राइस का चेंज ज्यादा है। तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर डिनोमिनेटर जो है उसका चेंज न्यूमरेटर से ज्यादा है तो इट मीन्स आंसर लेस देन वन आएगा, और इट मीन्स कि सप्लाई जो है वो आपकी क्या है, इनइलास्टिक है। ठीक है जी। परफेक्टली इलास्टिक क्यों नहीं हो सकती, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी लगाया था। परफेक्टली इलास्टिक तो उस सूरत में होगी जब हम कहेंगे कि सप्लाई प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है सप्लाई में चेंज जरूर आ रहा है लेकिन प्राइस का चेंज सप्लाई के चेंज से ज्यादा है। 10 MCQ, the production and employment in which of the following industries would be least affected by recession? Recession इकोनॉमी का एक ऐसा बिजनेस साइकिल है, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें इकोनॉमी डाउन टर्न में चली जाती है, इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी हालत में कौन सी इंडस्ट्री सबसे कम इफेक्ट होगी। तो जाहिर है वही इंडस्ट्री सबसे कम इफेक्ट होगी जो कि बहुत बेसिक नेसेसिटी होगी, जिसपे लोग कम इनकम के बावजूद जिसकी डिमांड को कम नहीं करेंगे। तो आपने ऐसी चीज ढूंढनी है जिसकी इन इलास्टिक डिमांड हो, कि लोग लो इनकम पर भी उसकी डिमांड करें। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे जो फूड आइटम है बेसिक नेसेसिटी के अंदर वो आ जाएगा। शुगर जो है वो ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड रिसेशन में भी जो है इतनी ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगी। अच्छा, फिर 11 एमसीक्यू है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई इज पॉजिटिव देन। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गुड एक्स एंड वाई की पॉजिटिव जब होगी जब हम कहेंगे कि लेट्स से जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो गुड वाई की डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये है ना क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। कि गुड एक्स की प्राइस चेंज होने से गुड वाई की डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये कि एक्स के एक्सपेंसिव होने से लोग वाई की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, जब एक चीज के एक्सपेंसिव होने से दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाए, जब ये आपस में क्या हो, सब्स्टिट्यूट्स हो। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आती है, आपकी पॉजिटिव आती है। अच्छा, फिर 12 एमसीक्यू है, उसमें कह रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी मोर इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कब होती है, जब वो आपकी कंज्यूमर की जो हाउस होल्ड का जो बजट है उसका बहुत स्मॉल पार्ट उस पर डिपेंड कर रहा हो। जैसे कि मैंने आपको मैच बॉक्स यानी माचिस की मिसाल दी थी, न्यूज़पेपर की मिसाल दी थी। हमने कहा था कि माचिस 5 रुपए की अगर आ रही है, अगर वो 10 रुपए की भी हो जाती है, 8 रुपए की हो जाती है, तो उससे आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं फील होगा। और जब आपको ज्यादा इम्पैक्ट फील नहीं होगा तो आप ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, ठीक है ना, यानी आप अपनी डिमांड को इतना ज्यादा चेंज नहीं करोगे, आपकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी।
लेकिन अगर वो आपके बजट का कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपके बजट का बहुत लार्ज पोर्शन जो है उस पे स्पेंड हो रहा है, तो ज़रा सी प्राइस चेंज होने से आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फील होगा और आप उसकी डिमांड को चेंज करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। 13 है तो कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी पोस्टपोन फॉर द टाइम बीइंग। पोस्टपोन करने का मतलब ये है कि यानी आपने कहा कि यार वो बहुत कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं थी कि जिसकी प्राइस चेंज हुई तो आपने बोला नहीं ये तो लेनी है, अब महंगी हो गई है तब भी लेंगे। नहीं, आपने बोला ठीक है बाद में ले लेंगे, अभी प्राइस बढ़ गई है तो। इसका मतलब ये कि जब उसकी प्राइस बढ़ी तो आपने रिस्पॉन्ड करा, आपने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो अगर किसी चीज़ की डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है, इसका मतलब है वो बेसिक नेसेसिटी नहीं है। और बेसिक नेसेसिटी नहीं है तो उसकी डिमांड क्या होगी, रिलेटिवली इलास्टिक होगी, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे ही एक्सपेंसिव हुई आपने क्या किया, उसकी डिमांड को कम कर दिया, क्योंकि आपने बोला बाद में ले लेंगे। अच्छा, 14 मैंने बहुत दफा क्लास में समझाया, वह है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिमांड इलास्टिक होती है, सप्लाई इन इलास्टिक होती है। क्या होता है, तो बेसिकली डिमांड सप्लाई दोनों इलास्टिक हो जाती हैं। डिमांड के इलास्टिक के होने के पीछे रीज़न ये बताई थी कि शॉर्ट रन में डिमांड इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो पाती, क्योंकि एक चीज़ यूज़ करने की हमारी हैबिट होती है और समटाइम्स सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल नहीं होते शॉर्ट रन के अंदर। बट लॉन्ग रन में लोग अपने लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, मार्केट में न्यू सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं, तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, चेंज करते हैं अपनी डिमांड को। सप्लाई इलास्टिक क्यों हो जाती है लॉन्ग रन में, क्योंकि सप्लाई के अंदर हमने ये बात करी थी कि लॉन्ग रन के अंदर जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल हो जाते हैं, तो सप्लाई में बहुत लार्ज चेंज आता है प्राइस के चेंज होने से। 15 में को मैं वैसे ही डिस्कस कर चुकी हूँ अभी इनकम इलास्टिसिटी के उस एमसीक्यू में, कि अगर इंफीरियर गुड है तो नेगेटिव आएगी इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि इनकम के बढ़ने से हम इंफीरियर गुड की डिमांड कम कर देते हैं, इनकम कम होने से इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब भी दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। 16 एमसीक्यू है कि इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज -0.2। तो पीईडी की इंटरप्रिटेशन में बहुत दफा लिखवा भी चुकी हूँ, तो 0.2 अगर इसका आंसर आ रहा है, तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि भाई माइनस साइन आपको जस्ट रिलेशन बता रहा है कि प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशन है, जबकि 0.2 जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वो आपको मैग्नीट्यूड बता रही है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बता रही है कि बेसिकली अगर 1% प्राइस चेंज होगी तो डिमांड में जो चेंज आएगा वो 0.2% से आएगा। और क्योंकि इनवर्स रिलेशन है और प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है, तो इसलिए इस लिहाज से सारे ऑप्शंस आप एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, कि अ 1% इंक्रीज इन प्राइस इज एसोसिएटेड विद 0.2 फॉल इन क्वांटिटी डिमांड। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड के चेंज होने से प्राइस में चेंज नहीं आता। क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज होती है। ठीक है जी। फिर 17 एमसीक्यू जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये हमने मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ा था, तो ये वो ज्योमेट्रिक मेथड है जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो आप इसको सिंपल तरीके से देखें कि अगर लोअर सेगमेंट की वैल्यू यानी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, क्योंकि न्यूमरेटर में हमने लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर लिया हुआ है, तो अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी अपर डिनोमिनेटर से तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। अच्छा जी, एक एमसीक्यू हमारे पास ये था कि ये ग्राफ बना हुआ था और इस ग्राफ में पूछा गया था कि द अबव इन द अबव डायग्राम सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट। तो बेसिकली जो सप्लाई कर्व है ये परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व है, क्योंकि वर्टिकल बनाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, चेंज नहीं हो रही। और हमने देखा था कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनका सप्लाई कर्व ऐसा बनता है क्योंकि पेरिशेबल गुड्स को स्टोर नहीं किया जा सकता, तो प्राइस बढ़ती भी है तो सप्लायर के पास क्योंकि स्टॉक ही नहीं होता तो वो सप्लाई नहीं बढ़ा पाता। प्राइस कम होती है तो वो सप्लाई कम नहीं कर पाता, क्योंकि उसको होता है कि मैं स्टोर नहीं कर सकता, चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो वो जितनी सप्लाई उसके पास जितनी भी चीज़ होती है उसको सप्लाई करना होती है, वो प्राइस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। तो 1 एंड 2 जो ये ऑप्शन है ये आपका जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। 20 में वो बोल रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ
is 0.2 implies that percentage change in quantity for a 5% change in price. तो ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर PED की वैल्यू कोई भी आ रही है आपके पास, लेट्स से 0.4 आ रही है, तो ये जो वैल्यू है ये है 1% चेंज इन प्राइस की, कि अगर प्राइस 1% से चेंज होगी तो डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगी, 0.4% से। लेकिन वो कह रहे हैं यार प्राइस 5% से चेंज हो रही है, अब बताएं डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगी। तो जो भी आंसर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो उस प्राइस से, तो आपके पास आ जाएगा आंसर के अगर 5% से प्राइस चेंज होती है तो डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगी, ठीक है, 2% से। 21 जो है ये आपका बेसिकली कॉबवेब मॉडल से है, और ये मैंने आपको इसका तरीकेकार बताया था कि कन्वर्जेंस के हवाले से आप सोच लीजिएगा। कन्वर्जेंस में क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स हम अजम्पशन में ले रहे होते हैं, पेरिशेबल गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लेस देन होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, जबकि डाइवर्जेंस में ये ऑपोजिट होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन हो जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 में बात करें, which of the following method is used to measure elasticity of supply at a given point on the supply का। बेशक आपने ज्योमेट्रिक मेथड सप्लाई कर्व के अंदर नहीं पढ़ा, लेकिन सॉरी, अगर आपको किसी भी डिमांड या सप्लाई कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर, यानी ग्राफिकली उस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट की इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, तो उसका तरीकेकार ज्योमेट्रिक मेथड ही है, कि आप ज्योमेट्रिक मेथड को यूज कर ही वो इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे। अच्छा, 23 है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर। तो अभी पीछे हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स की मिसाल ली थी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम मिसाल लें, यानी अगर मिल्क की प्राइस इंक्रीज होती है तो टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मिल्क एक्सपेंसिव होगा, लोग टी की डिमांड भी कम कर देंगे। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। हमेशा इस तरीके से देखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। गिफन गुड्स के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है, गिफन गुड्स के अंदर प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इफ अ लीनियर सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट द प्राइस एक्सिस, ये प्राइस एक्सिस है, अगर एक लीनियर सप्लाई कर्व प्राइस एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कर्व क्या है, इलास्टिक एट ऑल पॉइंट्स, फ्लैट बन रहा है। अगर ये क्वांटिटी एक्सिस को टच करेगा तो ये जो है ये स्टीप बनेगा और ये इनइलास्टिक होगा, और अगर ये ओरिजिन को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा तो ये यूनिटरी इलास्टिक होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए था। 26, अगर सप्लाई सेंसिटिव है टू प्राइस तो ऑब्वियसली सप्लाई क्या कहलाएगी, इलास्टिक, और इलास्टिक कर्व कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन था जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने गलत किया था, और अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे डाटा बनाकर तो कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को आपने नहीं करना, आपने पहले एक प्रॉपर डाटा बना लेना है अपने जहन में कि भाई P1 P2 क्या है और Q1 Q2 का है क्या है। तो वो कह रहा है प्राइस इंक्रीज हो रही है, 4 थी पहले, अब 6 हो रही है। जब प्राइस 4 थी तो डिमांड कितनी थी, 8, और जब प्राइस 6 हो रही है तो डिमांड कम होके कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो ये अच्छा, फिर अब आप क्वेश्चन आता है कि इस मेथड से सॉल्व करें, तो आई थिंक इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि लार्ज चेंज है तो आर्क मेथड अप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा होगा। फिर भी मैं इसका सोल्यूशन जो है वो ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दूंगी प्रॉपर करके, ठीक है। 28 है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, यानी ग्रेटर देन 1 अगर इलास्टिसिटी आ रही है इसका मतलब है इलास्टिक है डिमांड, और इलास्टिक डिमांड है तो ग्राफ क्या बनेगा, फ्लैटर बनेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू है वो रेंज करती है बिटवीन, तो बेसिकली जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है वो बताती है कि भाई दो एक्सट्रीम केस हैं, एक है परफेक्टली इनइलास्टिक, एक है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर इलास्टिसिटी हो जाती है 0, और परफेक्टली इलास्टिक के अंदर इलास्टिसिटी हो जाती है इन्फिनिटी। बाकी सब इन बिटवीन है, ठीक है ना। 0 से बड़ा, 1 से छोटा होगा अगर तो इनइलास्टिक, ठीक है। 1 होगा तो यूनिटरी इलास्टिक, 1 से बड़ा होगा तो इलास्टिक, ठीक है ना। तो 0 से इन्फिनिटी के दरमियान आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है ना वो रेंज है उसकी। और 30 है आपका कि इन एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, अगर प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा,
ये कब होता है? जब डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक में प्राइस का चेंज और क्वांटिटी डिमांड का चेंज क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपने प्राइस बढ़ाई 5% से और उसकी वजह से डिमांड आपकी 5% से ही कम हो गई, तो रेवेन्यू पे तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, रेवेन्यू अनचेंज रहेगा। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की जस्ट आपने डेफिनेशन देखनी थी, वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन थी क्विज के हवाले से। अगर फर्दर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बाद में मैसेज करके। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।